हेलो गाइस। ध्यान देते लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था आपको अच्छे से याद होगा। बहुत सारी ट्रेंड्स ग्रुप वन की हमने डिस्कस की थी। अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप किस तरीके से एस ब्लॉक में ट्रेंड वेरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी ट्रेंड के बाद एनसीईआरटी अगर आपके पास होगा, हमेशा की तरह मेरे पास तो मोबाइल में ही है, तो आप देख लो। आपको दिखाई दे रहा होगा उस टेबल के बाद जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली नोट डाउन की थी। अब उसी टेबल के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज के हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, तो गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये देखेंगे कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है किस अदर एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ रिएक्ट होते हैं और किसके साथ नहीं रिएक्ट होते, तो किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कैसे है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देके देखना। एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। लेकिन वो पढ़ने के पहले उसके ऊपर 3 लाइन दी, उसके अंदर कहा है कि जितने भी अल्कली मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का कारण है उनकी बड़ी साइज और हाई या फिर लो, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और मेन बात क्या है कि अल्कली मेटल रिएक्टिव होने का कारण देख लो, सबसे आसान कारण है। अल्कली मेटल ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा, तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा आसानी से। क्योंकि अल्कली मेटल के अंदर जो भी रिएक्शन होगी वो मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से होगी, यानी कि मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस करने के टेंडेंसी की वजह से होगी। क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हाउ इजीली मेटल लूजेस द इलेक्ट्रॉन, और इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि मेटल यानी कि अल्कली मेटल्स आपके रिएक्टिव है या नहीं है। अगर यहीं पर बात चलती होती है नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। यानी कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, और मेटल की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो अल्कली मेटल के अंदर आपको अच्छे से मालूम है ग्रुप वन में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, जिस वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, जिस वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है। तो भाई यही रिएक्टिविटी अपने को डिस्कस करना है। लेकिन क्या सर हर एलिमेंट के साथ या हर कंपाउंड के साथ जब आपका अल्कली मेटल रिएक्ट होगा तो ऊपर से नीचे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, या उसके अलावा भी और कोई फैक्टर्स है, तो यह भी देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने होगी रिएक्शन विद, देखो किसके साथ दिया हुआ है, जल्दी से बताना मुझे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर दिया है। भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है और अक्सर ये एमसीक्यू में आएगा, वन ऑफ द ऑप्शन। अब देखो इसके अंदर दिक्कत क्या है, एयर के साथ मतलब एयर के अंदर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने वाला है। अब एयर के अंदर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ेगी या कम होगी, क्या होते जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो ये सोचो कि ऑक्सीजन क्या होता है। O2 जो है आपका, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें पसंद करता है। अब मैं यहाँ नीचे अगर अल्कली मेटल को लिखूं, ये लिथियम, एच तो लिख नहीं रहा हूँ, एच तो मालूम आपको होता नहीं उसके अंदर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड भाई आपका इधर फ्रांसियम। आपको अच्छे से मालूम ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगी, एंड साइज के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अल्कली मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, उनकी लॉस करने की टेंडेंसी। तो भाई ऊपर से नीचे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी आपका बढ़ते जाएगा। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा। एंड ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रो निगेटिव है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, बताने की तो जरूरत मुझे आपको है ही नहीं। तो भाई आपको अच्छे से मालूम है अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा पसंद होगा। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपका नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, तो नीचे वाला आपका मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसमें फ्रांसियम को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है, इसको तो भूल ही जाओ। इसको देख लेते हैं, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सीजियम रहेगा, उससे कम रूबिडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम आपका लिथियम रहेगा। तो ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ रिएक्ट होने की जो टेंडेंसी है ऊपर से नीचे अल्कली मेटल के अंदर बढ़ते जाती है। उसमें भी ट्विस्ट है भाई, ये लिथियम जो है आप देखो, लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर लिथियम का ऑक्साइड बनाता है Li2O। रिएक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम कर देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ। हाफ ऑफ O2 का मतलब एक O होगा एंड Li2O लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। तो लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ उसकी कंबाइन होने की टेंडेंसी कम है, इसलिए लिथियम ऑक्साइड बनाता है।
वही बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम जो है आपका O2 के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, तो Na2O2 बनाता है। Na2O2 का मतलब बैलेंस करने के लिए दो ले लूंगा, तो ये बनाता है आपका पेरोक्साइड। इसने बनाया ऑक्साइड, इसने बनाया पेरोक्साइड, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन कंबाइन हो गया लिथियम के साथ, इसमें दो ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, तो ऑक्सीजन के कंबाइन होने की टेंडेंसी बढ़ गई। अब यही बात करी जाए इन तीनों की, तो ये तीनों जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे कि एक लिख देता हूँ पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके KO2 बना देता है। वैसे ही रुबिडियम, वैसे सीजियम। तो KO2 में अगर आप देखेंगे तो ये है सुपर ऑक्साइड, इसमें दो ऑक्सीजन कंबाइन हो गए एक ही एलिमेंट के साथ, ये सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो पॉइंट क्या, इसने बनाया भाई ऑक्साइड, इसने बनाया पेरोक्साइड और इसने बनाया सुपर ऑक्साइड। तो पॉइंट अपने को यहाँ पे देखने वाला ये है कि देखो यहाँ पर सिर्फ ऑक्साइड बन रहा है तो कम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे, पेरोक्साइड में ज्यादा, सुपर ऑक्साइड में और भी ज्यादा। तो ऊपर से नीचे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की जो टेंडेंसी अल्कली मेटल की वो बढ़ते जाती है, बिकॉज अल्कली मेटल बिकम्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पहला कारण। दूसरा कारण बता रहा हूं, ध्यान देके सुन लेना। जैसे हम नीचे जाएंगे तो इधर कटाइन का साइज बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा हूं भाई। अब मुझे पता नहीं, डर भी लगता है मुझे कभी कभी कि पॉइंट बताओ कि ना बताओ, क्योंकि P ब्लॉक के अंदर, S ब्लॉक के अंदर ये सारे जो ब्लॉक्स हैं उनमें इतने सारे पॉइंट होते हैं कि हमें भी पढ़ाते समय ये सोचना पड़ता है कि बताए या ना बताए। अगर क्योंकि बता दिए तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को झेलने के अगर आप कैपेबल होंगे तो अगला मेरा पॉइंट सुनो, नहीं होंगे तो वीडियो पॉज करके 10-15 सेकंड को आगे लेके चले जाना है। नेक्स्ट का बताना था ना बाजू में, ऐसा नेक्स्ट कर देना। एक बात को याद रखना, ठीक है? पॉइंट ध्यान से सुन लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक रूल जिसका नाम है फजन रूल। फजन, फजन याद है क्या? फजन रूल हमने लिया था, कौन से चैप्टर के अंदर लिया था भाई जरा बताना, कौन से में? हाँ हाँ हमने लिया हुआ था, कौन से में? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लिया था, याद होगा आपको। कटाइन का साइज अनायन का साइज वाला था, हमने कहा था ये देखो ऐसा, ये है कटाइन और ये है अनायन। अगर कटाइन बड़ा रहेगा अनायन छोटा रहेगा तो बॉन्ड आपका क्या बन जाता है? आयोनिक। अगर उल्टा सिनेरियो है, कटाइन आपका छोटा अनायन आपका बड़ा है, अनायन आपका बड़ा है, तो बॉन्ड क्या बन जाता है? पार्शियल कोवेलेंट। पार्शियल कोवेलेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि भाई कटाइन का साइज छोटा रहे तो अनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पोलराइज करता है। तो कटाइन ने पहले इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो कटाइन बना है, तो इसने पहले इलेक्ट्रॉन देके कटाइन बना, मतलब पहले लॉस किया और बाद में अनायन बड़ा होने की वजह से उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेके पोलराइजेशन करके जो आयनिक बॉन्ड पहले बना था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस लेके कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक वो डेवलप करता है। तो ये था हमारा फजन रूल। बस भाई इस फजन रूल को याद रखना। अब हो क्या रहा है हमारा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ते जा रहा है। ये कटाइन है ना हमारा, लिथियम Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा। तो भाई ऊपर से नीचे जैसा जैसा साइज बढ़ते जाएगा इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। साइज बढ़ने से एक तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बनेगा और ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। ये पहला कारण। भाई दूसरा कारण ध्यान से सुनना, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है और एक टेंडेंसी कम हो रही है। कौन सी टेंडेंसी कम हो रही है? तो ये कटाइन का साइज बढ़ते जा रहा है ना, तो कटाइन बड़ा होते जाएगा तो इधर से अनायन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी कम होते जाएगी। तो अनायन से इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी टेंडेंसी कम होते जाएगी, तो इट विल ऑलवेज प्रिपेयर विच बॉन्ड? तो इट विल ऑलवेज प्रिपेयर आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कम होते जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो लिथियम है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बना रहा है, ये पेरोक्साइड बना रहा है, फिर आपके सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बना रहे। तो ऊपर से नीचे हमने क्या कहना, अगर किसी ने पूछा कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है एयर के साथ, तो बोलना एयर के साथ, यानी कि एयर के अंदर के ऑक्सीजन के साथ जब अल्कली मेटल रिएक्ट होते हैं लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सुपर पेरोक्साइड बनाता है और उसके बाकी नीचे वाले जो है वो आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और ऊपर से नीचे कटाइन का साइज बढ़ते जाता है, इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। तो फजन रूल वाला पॉइंट याद रखना भाई, ऊपर वाला कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा देगा क्योंकि कटाइन का साइज छोटा है, अनायन से पोलराइजेशन करेगा। नीचे वाले का कटाइन का साइज बड़ा है तो अनायन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा नहीं। भाई इस बात को याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं, नोट डाउन कर लेना। ये देखो आपके उस थ्योरी वाले पॉइंट के अंदर कहाँ होगा, चाहे तो आप पढ़ लेना। अब आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको। हमने किसके साथ रिएक्टिविटी अभी ले लिया, हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर ले लिया। अब भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर के बाद नेक्स्ट देख ले लो, एक छोटा सा पॉइंट दिया है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन वाला, उसी के अंदर घुसेड़ के पॉइंट दे दिया होगा। देखो छोटा सा पैराग्राफ है, प्रॉब्लम 10.1 के ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखा क्या? बोलते सारे जो अल्कली मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद बता रहे कि लिथियम जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, डायरेक्टली वो किसके साथ रिएक्ट होता है? एयर के साथ, और वो नाइट्राइड भी बनाता है। एयर के साथ कैसे रिएक्ट होता है? देखो एयर के अंदर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और मेजरली उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्टिविटी हमने चेक कर ली, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का जो N2 है उसके साथ आपका लिथियम रिएक्ट हो जाएगा।
और क्या बनाता है ये बैलेंस कर लेंगे। अब बैलेंस कैसे करते हैं और प्रोडक्ट कैसा लाते हैं आपको मैंने बताया था बचपन से ही। लिथियम की वैलेंसी इसके नीचे लिखो, लिथियम की वैलेंसी क्या होती है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, आपको मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या फॉर्मूला बनता है Li3n, तो लिथियम नाइट्राइड बनता है। बस इसको बैलेंस करना है अपने को। बैलेंस करने के लिए इसको 3 बार ले लो और इसको भी तुम 3 बार ले लो। 3 बार लेने की जरूरत है क्या? नहीं, एक काम कर लेते, इसको ले लेते 6 बार और इसको ले लेते 3 बार, नहीं ज्यादा हो जाएगा यार। बैलेंस हुआ क्या? ये 3 बार है लिथियम, तो लिथियम 3 ही बार चाहिए मुझे, और नाइट्रोजन मुझे कितने बार चाहिए? 1 बार चाहिए, तो 1 बार चाहिए तो मैं हाफ कर लेता हूँ सीधा सीधा इसको। अब हो चुकी मेरी बैलेंस रिएक्शन। तो इस तरीके से लिथियम एयर के नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्राइड बनाते हैं। छोटी सी लाइन के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। और बोले बिकॉज देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर अल्कली मेटर आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये बताने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है और अपने को मालूम ही है जितने भी अल्कली मेटल है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। किस वजह से हाईली रिएक्टिव होती है, यहाँ पे वजह चाहिए अपने को मालूम, और वजह है उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितने भी आपके अल्कली मेटल है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जिस वजह से लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है और उसी कारण उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इतनी हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से उनको किसके अंदर रखा जाता है? तो उनको रखा जाता है एयर एंड वाटर के अंदर, ताकि वो आसानी से रिएक्ट ना हो किसी के साथ। फिर भाई आगे चल रहे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आपका वाटर, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये पॉइंट को समझाते समय मैं ना थोड़ा सा आपको पहले कंफ्यूज करूंगा, फिर आपको गलत बताऊंगा और फिर आपको करेक्ट करके लेके जाऊंगा, ठीक है। अब पहले अब मैं चाहूंगा कि आप वो रिएक्शन देख लो, जो रिएक्शन वहां पे लिखी गई है उस रिएक्शन को देख के आपको फिर समझ में आएगा कि किस बेसिस पे रिएक्टिविटी हो रही है। आप देख लो मैं किस तरीके से अभी आपको कंफ्यूज करूंगा, गलत कराऊंगा और फिर आपको करेक्ट चीज बताऊंगा। पहले आप वो रिएक्शन देख लो। जितने भी अल्कली मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे। फिलहाल अल्कली मेटल इधर लिख के रख देता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। तो भाई देख लो, देखेंगे बुक के अंदर मिला तो देख लो। अल्कली मेटल मेटल जितने भी हैं उसको ग्रुप 1 के मेटल को M से रिप्रेजेंट किया। वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे, वाटर को मैं HOH लिख दूं, चलेगा? कोई टेंशन नहीं ना, बढ़िया एक नंबर। फिर इसको 2 बार लिख दे तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैसा बनाएगा? ये बैलेंस करने के लिए यार इसको 2 बार लेना पड़ेगा, 2 बार ले लेंगे। मेटल है ना अल्कली मेटल, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कुछ भी हो सकता है, और इसका चार्ज रहेगा +1। और ये आपको वाटर का भी डिसोसिएशन मालूम है, H+OH- होता है। तो ये मेटल मतलब आपका Li इसमें से कोई भी रह सकता है, ये प्लस रहेगा, इसके साथ वाटर का कौन लग जाएगा? OH- लगेगा, मतलब MOH बन जाएगा ऐसा। और आपके यहाँ पे कितने बार बनेगा? 2 बार M, 2 बार OH है तो 2 बार MOH बनेगा, और 2 H जो है H2 के फॉर्म में निकल के जाएंगे। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर हमारे बुक में तो वैसा नहीं दिया है, हमारे बुक में तो ये डिसोसिएट करके दिया, ये प्लस और ये क्या दिया है ऐसा माइनस। ऐसा इसलिए करके दिया क्योंकि जिसका हाइड्रोक्साइड रहेगा, अल्कली मेटल का जो हाइड्रोक्साइड रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, पानी में है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो डिसोसिएट होकर आयन बना देता है। इसलिए भले वो बन जाएगा कंबाइंड स्टेट में, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होने की वजह से बाय द वे वो डिसोसिएट हो जाएगा और आयन आपको मिलेगा। इसलिए आयन देखो आपकी बुक के अंदर दिया होगा 2 M+ के आयन बनेंगे और 2 OH- के आयन बनेंगे। तो कुछ बुक में ऐसा दिया रहता है डिसोसिएट करके, या कुछ बुक में कंबाइन करके भी दिया रहता है, MOH बन रहा है ऐसा भी दिखाया जाता है। बाय द वे MOH बनेगा तो वो डिसोसिएट भी हो जाएगा, M+ एंड OH- और H2 गैस सबके लिबरेट हो गया। अब देखना इसके बारे में कमाल की बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भाई। जितने भी अल्कली मेटल है आपके, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है कम हो रही है, हम देखो डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे थे, उसके पहले इसी पेज के पहले वाले पेज पे जो टेबल था उस टेबल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे, और मैंने एक कंसेप्ट भी समझाया हुआ था कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है वो स्ट्रांग क्या होता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। और हमने अल्कली मेटल में देखा था कि लिथियम की जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। लॉजिकली होनी किसकी चाहिए? ये नीचे वाली की। फ्रांसियम तो छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। होनी किसकी चाहिए? सीजियम की होनी चाहिए। सीजियम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर है, और साथ ही में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी उसकी सीजियम की कम है। तो भाई सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम है, साइज बड़ा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए। आसानी से अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मतलब ऑक्सीडाइज होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका सीजियम होना चाहिए, लेकिन कौन है? लिथियम है भाई। किस बेसिस पे? कारण भी मैंने बताया था,
तो लिथियम वाली केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी रोल प्ले कर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से लिथियम का हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और लिथियम का जब हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है। उसी हाइड्रेशन एनर्जी की मदद से लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना बहुत आसान था, इसलिए लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, इसलिए जो आपका लिथियम है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, ऐसे हमने कहा हुआ था। बस इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ बताना, तो जीरो रेडॉक्स रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते, तो फ्री आइटम है तो फ्री आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहेगा। भाई ये जीरो है और यहाँ ये +1 हो चुका है, तो मतलब मेटल का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। जीरो से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो भाई अगर इस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बराबर है। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सारे मेटल का ऑक्सीडेशन होने वाला है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं भाई ये वाटर के साथ रिएक्ट होके ये M+OH- आपका H2 गैस प्रोड्यूस करे तो ये सबसे पहले जल्दी से कौन कर देगा, ये मुझे आप बताइए। देखना अभी आपको क्लियर हो जाएगा एक ही कंसेप्ट दो जगह अलग अलग तरीके से कैसे वर्क करता है। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं अरे सर अभी तो आपने बताया लिथियम, लिथियम की रिएक्टिविटी वाटर के साथ सबसे ज्यादा रहेगी, क्यों? फिर मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे अरे सर लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बहुत निगेटिव है ना, इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए लिथियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एज कंपेयर टू अदर्स, तो लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वाटर के साथ। सर ऐसा होना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है भाई। अभी रिएक्टिविटी सबसे कम लिथियम की है, उससे ज्यादा सोडियम की है, उससे ज्यादा पोटेशियम की, उससे ज्यादा रुबिडियम, फिर सीजियम एंड देन फ्रांसियम तो छोड़ ही दो। तो आपकी रिएक्टिविटी जो है किससे बढ़ी, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। चेक कर लो आपकी बुक के अंदर ऐसा दिया हुआ कि नहीं है, अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरे को बता देना। सर आप सोच रहे होंगे वीडियो से कैसे बता सकते भाई। अब देख लो मिल रहा है क्या ऐसा रिएक्टिविटी, अरे यार सीक्वेंस तो उन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहा होगा कहीं ना कहीं छोटी मोटी लाइन के अंदर एक आध जगह बोले कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ती है। अब सर ये तो अभी गड़बड़ हो गई पूरी। अब आप बोले सर लिथियम तो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है तो उसने जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अगर इन सब में देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबसे पहले इसने ऑक्सीडाइज होना चाहिए और सबसे पहले उसी ने रिएक्शन करनी चाहिए यहाँ पे। अब सरप्राइजिंगली सबसे पहले वो नहीं कर रहा, सबसे पहले सीजियम कर रहा। ऐसा क्यों सर आप बताइए। अब देखना एक ही रिएक्शन एक ही कंसेप्ट लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, एकदम ही वीआईपी बात बताने जा रहा हूँ। इतनी वीआईपी बात तो लॉकडाउन के अंदर मोदी जी ने भी नहीं बताई होगी, उतनी वीआईपी बात मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान देके बढ़िया से सुन लेना। हालांकि मैं 8 बजे नहीं बता रहा हूँ, मोदी जी अक्सर 8 बजे बताते हैं, मैं अलग टाइम पे बता रहा हूँ, फिर भी तुम सुन लेना। भाई जब हम लिथियम के बारे में बात कर रहे थे कि लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो हमने कहा था लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर निगेटिव होने का कारण क्या है। लॉजिकली किसका मोर निगेटिव होना चाहिए था, सीजियम का होना चाहिए था, क्योंकि सीजियम का साइज क्या है, बड़ा है। सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्योंकि सीजियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसलिए सीजियम का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और क्योंकि सीजियम का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा इसलिए आपका सीजियम कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण मैं बता चुका था। कारण मैंने बोला था कि ये सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, और लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस हाइड्रेशन एंथैल्पी वहां पे रोल प्ले करती है, और इसका बहुत ज्यादा हाइड्रेशन करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी लिथियम में से जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करवा के उसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना देते हैं। इसलिए लिथियम का जल्दी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लिथियम वाली बात हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते समय। अब दूसरी कौन सी बात करेंगे भाई, तो दूसरी बात करेंगे यहाँ पर। फिर सर वही कंसेप्ट वाटर की एक्टिविटी के लिए क्यों अप्लाई नहीं, क्योंकि अब जो अल्कली मेटल जो है आपके वाटर के साथ जब रिएक्ट होते हैं तब 2-3 बातें होती है, उस बातों को बता रहा हूँ। शायद एनसीईआरटी में भी उन बातों का जिक्र नहीं किया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देके सुन लेना। पहली बात क्या है, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। मैं एक्सपेरिमेंट में तो आपने देखे भी होंगे, पता नहीं मुझे, कॉलेज वॉलेज में तो उतनी फैसिलिटी नहीं होती है। यूट्यूब पे जरूर एक्सपेरिमेंट इसका दिया हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी आप ढूंढ लेना वाटर के साथ। अगर आप अल्कली मेटल लेंगे, थोड़ा सा भी लेंगे, पानी के अंदर डालेंगे ना, तो फट से बहुत ज्यादा हीट इमिट हो जाती है, क्योंकि अल्कली मेटल की वाटर के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करने वाली रिएक्शन है, एंड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप लिथियम डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी हीट लिबरेट होती है।
ये डालेंगे और ज्यादा, ये डालेंगे और ज्यादा, ये डालेंगे और ज्यादा और ज्यादा। तो जैसे जैसे हम नीचे आते आते, अगर भाई इतनू सा भी आपने सीजियम डाल दिया ना उसके अंदर, इतनू सा भी सीजियम, तो इतनू सा भी सीजियम पानी के अंदर डाल देंगे तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, क्योंकि सीजियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी के लिए सर हाइड्रेशन एंथैल्पी रोल नहीं प्ले कर रही, क्या नहीं कर रही है गाइज? यहाँ पे रिएक्टिविटी के लिए जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वाटर के साथ, that reactivity is decided on the basis of ionization enthalpy। तो हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे लिथियम से लेकर तो सीजियम तक वाटर के साथ जो रिएक्ट होने की टेंडेंसी है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। और दूसरी चीज, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि जैसे हम इसको वाटर के अंदर डाल देंगे तो बहुत ज्यादा हीट इमिट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने की वजह से आपकी हीट इमिट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और लिथियम को डालेंगे तो कम हीट इमिट होती है, इसको डालेंगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो ऊपर से नीचे हीट लिबरेट करने वाली रिएक्शन है आपकी बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। आप चाहिए तो इसका यूट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ डालो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विथ वाटर, तो उसको आपको मिल जाएगा, वहां पे एक्सपेरिमेंट डाल देना, एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्कली मेटल विथ वाटर ऐसा डाल देंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसके अंदर आप देख लेना, एक एक अल्कली मेटल को डाल के दिखाता है साइंटिस्ट और कितना ज्यादा हीट इमिट होता है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही। बट यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे कारण क्या बताएंगे आप? यहाँ पे कारण बताएंगे कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ते जा रही है। आपके सामने एनसीईआरटी का पैराग्राफ होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी होगी, एक दो नई चीजें भी है, मैं चाहूंगा कि आप उन सारी चीजों को एक बार बढ़िया से देख लो। मिला क्या? अब देखो इस टेबल के अंदर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी है, पहला तो वो थर्ड नंबर का पॉइंट, सेकंड नंबर का पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, उसके अंदर वो रिएक्शन भी दी है, बोलते हैं अल्कली मेटल की ऊपर से नीचे रिएक्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। उसके बाद बोला कि इट में बी नोटेड दैट ऑल्दो द लिथियम हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मैंने वो पॉइंट को डिस्कस करा हुआ है, लिथियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी जो रोल प्ले करने वाली चीज है वो ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड पैराग्राफ देखना, उसका जो 2 लाइन का सेकंड पैराग्राफ है छोटा सा, उसके अंदर बोले कि दे आल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड अल्काइन। इनकी छोटी सी रिएक्शन एक बता देता हूँ, बहुत ही आसान वाली, ये देखो अल्काइन मैं ले लेता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर रिएक्शन दी हुई है, वैसे भी हम बाय द वे हम इसको पढ़ने वाले हैं। मान लो कोई भी अल्कली मेटल ले लेता हूँ, ग्रुप 1 का अल्कली मेटल ले लो, मैं सोडियम ले लेता हूँ, आपको बता दो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है ना भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को लगा हुआ हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। वो इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन टू कार्बन पोलराइजेशन बढ़ता है, मोर इज द पोलराइजेशन मोर इज द एसिडिटी, इस वजह से मोर एसिडिक होता है, इसलिए आसानी से Na जो है H को रिप्लेस कर देता है, प्रोडक्ट मिलता है अपने को HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे Na आ गया, और यहाँ से जो H निकला तो H2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, बैलेंस करने के लिए हाफ ऑफ H2 अपन लिख सकते हैं। जैसा अल्काइन के साथ रिएक्ट होगा सेम टू सेम अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट होता है, अल्कोहल का जो OH है ना अपना OH का H रिप्लेस कर देता है, ये OH का H क्या कर देता है Na रिप्लेस कर देता है और अपने को RONA बना देता है, एंड हाफ ऑफ H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। तो गाइज इस तरीके से रिएक्शन होती है, सेम टू सेम अमोनिया के साथ भी रिएक्शन होकर अमाइड बना देता है। अब आपको मैं बता दूं बढ़िया से, वो आगे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। अगर मैं लिथियम को ले लूँ, ये किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दूं, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये लिथियम को नहीं सोडियम को ही ले लेते हैं, ठीक है, तो NaNH2 बना देता है और हाफ ऑफ H2 के फॉर्म में लिबरेट कर देगा। तो जो एक छोटी सी लाइन के अंदर कहा था ना, अल्काइन के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ अल्कली मेटल रिएक्ट होते हैं, तो वो मैंने रिएक्शन आपको बता दी। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर में कवर होता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर मोस्टली रिएक्शन आ जाती है, 11th का जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो देख लो इस पॉइंट को जरा एक बार फिर से अच्छे से देख लो, आपको देखो क्या कहा होगा, बोलते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है वो लिथियम का ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कम है, और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आगे बोले कि इस ग्रुप के जितने भी मेटल है वो आसानी से अल्कली मेटल जो है वाटर के साथ ऊपर से नीचे रिएक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगला रिएक्टिविटी तुमको डाइहाइड्रोजन के साथ दिया, मिला क्या भाई? डाइहाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्ट होने का टेंडेंसी देख लो क्या है, बोलते हैं अल्कली मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन 673 केल्विन पे रिएक्ट होते हैं,
और लिथियम जो थोड़ा हायर टेम्परेचर पे रिएक्ट होता है 1073 केल्विन पे और हाइड्राइड बनाता है। और जितने भी अल्कली मेटल के हाइड्राइड है वो आयनिक सॉलिड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। भाई हाइड्राइड के बारे में पॉइंट बता रहा, वीआईपी पॉइंट है, ध्यान देके सुनना। आगे नहीं आ रही एनसीईआरटी वाले छोटा मोटा पॉइंट छोड़ ही देते हैं, पूरी जानकारी दे ही नहीं देते। अब उन्होंने ये बताया नहीं कि ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी। मैं आपको पूछूं सर बताओ कि ऊपर से नीचे अल्कली मेटल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने की रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? आपको क्या लगता है, बढ़ेगी कि कम होगी? जरा बता देना एक बारी, हाँ या ना। ऊपर के नीचे बढ़ेगी ना? नहीं बढ़ेगी, कम होगी। कारण बता रहा हूं, ध्यान देके देखना। लिथियम जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, कोई भी अल्कली मेटल ले लो ना यार, मेटल लिख लेता हूँ, मेटल का मतलब आप समझ जाना, अल्कली मेटल इनमें से कोई भी। बैलेंस करने के लिए दो ले लेता हूं, तो आपका बनाता है MH, ये दो ले लिया। ये एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा, तो MH बनाएगा, दो बार बनाएगा। अब पॉइंट देखो क्या है, एक आध एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा कंफ्यूजन होता है नहीं लिखा तो H2 के साथ रिएक्ट कर लें, LiH बना देते हैं ये दो बार। भाई पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देके एकदम बढ़िया से सुन लेना। पॉइंट ऐसा है, वही कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे, सर ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। आसानी से लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर वही कंसेप्ट इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी के लिए लगाएंगे तो एकदम गलत हो जाएगा। मैंने अगेन बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक ही कंसेप्ट दो तीन जगह पे हम लगा नहीं सकते हैं, इसको हमें याद ही रखना पड़ता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। इसलिए यहाँ पे सीन ऐसा है, ये जो लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर लिथियम का हाइड्राइड बना देता है, वैसे सोडियम भी NaH बनाएगा, ये KH बनाएगा, ये RbH बनाएगा, ये CSH बनाएगा। तो ये जो आपका हाइड्राइड बनता है लिथियम का हाइड्राइड, और लास्ट में लिख लेता हूं सीजियम का हाइड्राइड, तो ये CSH सीजियम का हाइड्राइड है। भाई इन दोनों हाइड्राइड में मोर स्टेबल आपका जो हाइड्राइड होता है वो लिथियम का हाइड्राइड होता है, और ये लेस स्टेबल होता है। फिर आप बोलेंगे सर क्यों? तो उन्होंने उसी के अंदर तो कहा इट इज मोर आयनिक, मोर आयनिक है तो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा ये, और साथ ही में इसकी लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम रहेगी। अब लैटिस एनर्जी थोड़ा समझा देता हूँ, कल थोड़ा सा हमने लिख लिया था लेकिन कंटिन्यू नहीं किया था उसको, तो लिख देता हूँ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आपको मालूम है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एंट्रेंस में हमने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज होता है। देखो इसकी लैटिस एनर्जी और इसकी कंपेयर कर रहा हूं, पहले तो लैटिस एनर्जी बता देता हूं क्या होता है। मैंने कहा था आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, उन आयनिक कंपाउंड का जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होता है, आयनिक कंपाउंड का जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो भाई देख लेना बढ़िया से। देखो आपको दिखाई दे रहा है लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज। तो लिथियम में, लिथियम हाइड्राइड में Li प्लस और H माइनस रहेगा, सीजियम हाइड्राइड में Cs प्लस और H माइनस रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब कटायन और एनायन का चार्ज लेना पड़ता है, उनका प्रोडक्ट, इसका प्लस माइनस मतलब 1 1 चार्ज है तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा, इधर भी 1 × 1 1 ही हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो 1 ही आने वाला है। अब मैटर करेगा साइज, साइज निकालते समय दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है तो कट गया, फिर साइज आपका लिथियम एंड किसका साइज बड़ा है, सीजियम का साइज बड़ा है, मतलब ये सीजियम का जो हाइड्राइड है इसका साइज बड़ा रहेगा, लिथियम का हाइड्राइड का साइज छोटा रहेगा। इसका हाइड्राइड का साइज बड़ा होने की वजह से इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या रहेगी भाई, कम रहेगी, और इसकी लैटिस एनर्जी कम है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से ब्रेक हो जाएगा मतलब आसानी से सेपरेट हो जाएगा, और जो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और ये बॉन्ड जल्दी से इसलिए ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है ना तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, इसका बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेगा, इसलिए इसका जो लिथियम के साथ जो हाइड्रोजन का कंपाउंड है लिथियम हाइड्राइड वो मोर स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे भाई रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे जैसे हम जाते आते हैं तो वैसे हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ वो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे कम होती है, और ऊपर से नीचे कम होने का मुख्य कारण क्या है कि लिथियम जो हाइड्राइड बनाता है, सोडियम जो हाइड्राइड, पोटेशियम जो हाइड्राइड, रुबिडियम जो हाइड्राइड, सीजियम जो हाइड्राइड, उनमें लिथियम का हाइड्राइड सबसे स्टेबल होता है। इसलिए सबसे स्टेबल होता है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ब्रेक होगा नहीं। और जिस रिएक्शन के अंदर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला होता है, जैसे कि लिथियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाए
और सीजियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाए, इन दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन के अंदर बन रहा है, लिथियम वाले के सीजियम वाले? लिथियम वाले रिएक्शन के अंदर मोर स्टेबल हाइड्राइड बनेगा, और जहां पर आपका मोर स्टेबल हाइड्राइड बनेगा भाई उनकी रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि रिएक्शन जहां पर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसलिए इन सब में कंपैरिजन किया जाए तो लिथियम हाइड्राइड मोर स्टेबल होने की वजह से लिथियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रहेगी, सीजियम का हाइड्राइड लेस स्टेबल होने की वजह से सीजियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कम रहेगी। और यहाँ पर किस बेसिस पे रिएक्टिविटी डिसाइड हुई, तो लैटिस एनर्जी के बेसिस पे। तो हम कह देना लिथियम का जो हाइड्राइड है वो मोर स्टेबल है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा है। और सीजियम का जो हाइड्राइड है वो लेस स्टेबल है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी कम है। तो हम कहेंगे गाइस ऊपर से नीचे अल्कली मेटल के अंदर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम कौन रहेगा? सीजियम रहेगा। गाइस इसको याद रखना, इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि रेडियो एक्टिव पहले बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट ले लो, एनसीईआरटी के अंदर कौन सा दिया हुआ है। अगला पॉइंट अगर तुम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के अंदर देखो तुमको क्या दिख रहा है। भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के अंदर कमाल की बात अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट जीवन में कुछ नहीं हो सकता भाई। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन अब देखने के पहले हम खुद ही बता दो यार, अंदाजा लगाओ कि हैलोजन की रिएक्टिविटी पर्टिकुलर हैलोजन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें दो सिनेरियो है, दोनों सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब अपने को इनको रिएक्ट कराना है अल्कली मेटल को। ये देख लो भाई, अपने अल्कली मेटल से इन अल्कली मेटल को अपने को रिएक्ट कराना है, लेकिन किसके साथ रिएक्ट कराना है ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसके साथ रिएक्ट कराना है आप मुझे बता देना भाई जल्दी से। तो अल्कली मेटल को अपने को रिएक्ट कराना है हैलोजन के साथ, पर्टिकुलर हैलोजन के साथ। नहीं तो आप बैठेंगे इसको ले लेंगे, हैलोजन मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन तो लिखेंगे नहीं ना, रेडियो एक्टिव होता वो। आप इसको इसके साथ, इसको इसके, ऐसा नहीं करना है रे बाबा। ये सारे अल्कली मेटल को एक हैलोजन के साथ रिएक्ट करो, कोई भी एक ले लो जो आप बोलेंगे वो। हाँ चलो ये इसको लिख लेते हैं, पहले इसके साथ चेक कर लेंगे। इतने सारे जो अल्कली मेटल है ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सर इनमें कौन से ज्यादा, इनमें से मतलब लिथियम और सीजियम में, क्योंकि ऊपर है और नीचे वही ट्रेंड आपके ऊपर से नीचे कम ज्यादा होती रहती है, तो ऊपर से नीचे हैलोजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या हैलोजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी कम होगी? तो व्हाट विल बी योर आंसर? 2 मिनट का टाइम ले लो, गूगल मत करना, सोच समझ के मुझे जवाब देना। क्या लगता है आपको क्या होगा? एनसीईआरटी मत देखो बे, पहले देख के बताओ कि क्या लगता है, रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ बढ़ेगी या फिर कम होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अगर मैं सीन देखो कैसा सोचूंगा, मैं यहाँ पे सोच बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोच सही रही, कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो सोच सही आएगी, आपकी थिंकिंग सही होगा तो आंसर प्रॉपर आएगा। अब अल्कली मेटल्स आर द मेटल्स एंड हैलोजन्स आर द नॉन मेटल। और पूरे पीरियोडिक टेबल को जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा हमने पीरियोडिक टेबल वाला जब चैप्टर पढ़ा था उसी के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे को चाहने वाले, सबसे ज्यादा चाहने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 17 एक दूसरे को सबसे ज्यादा इसलिए चाहते हैं क्योंकि ग्रुप 1 जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है भाई, एंड ग्रुप 17 आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप 1 होता है और सबसे ज्यादा नेगेटिव आपका ग्रुप नंबर 17 होता है। इसलिए इन दोनों में चाहत बहुत ज्यादा, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मोर पॉजिटिव लाइक्स मोर नेगेटिव। अब उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए रिएक्टिविटी डिसाइड करना है। अब उनमें सबसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद करता है तो मोर पॉजिटिव लिथियम रहेगा कि मोर पॉजिटिव सीजियम रहेगा? आप ही बता दो जल्दी से, मालूम है आपको? ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मोर पॉजिटिव आपका सीजियम रहेगा, लेस पॉजिटिव आपका लिथियम रहेगा। और ये सारे पॉजिटिव एंड हैलोजन सारे नेगेटिव होते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में पूछा जाए इनमें से किसको फ्लोरीन ज्यादा पसंद होगा, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन सीजियम को पसंद होगा क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, एंड सीजियम आपका इस ग्रुप में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसलिए इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव बहुत पसंद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अल्कली मेटल अगर हम लेंगे, मैं जब एम लिखता हूं तो एम में LaNaKRbCS इसमें से कुछ भी आ जाता है भाई, ठीक है। कोई भी अल्कली मेटल कोई भी हैलोजन के साथ, हैलोजन में कुछ भी लिख सकता हूँ, X2 लिख देता हूँ ना सीधा सीधा,
किसी भी हैलोजन के साथ बैलेंस करने के लिए 2 ले लूंगा, तो ये ट्वाइस ऑफ एम एक्स बना देता है। तो अल्कली मेटल के हैलोजन के साथ ऊपर से नीचे रिएक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के 2 कारण है। पहला कारण है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। और मुख्य कारण ये है कि ये मेटल्स हैं, और जब हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करें तो हैलोजन इज अ नॉन मेटल, और हैलोजन को कौन चाहिए? जो उसे इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि हैलोजन तो गेन करने की टेंडेंसी रखता है और ग्रुप 1 वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। तो इनकी लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और उसकी गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब इसका ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होते जाता है, इसलिए इसकी हैलोजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा रिएक्टिविटी के लिए? तो दैट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप देख लो आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया होगा तो बता देना भाई। देख लो एनसीईआरटी के अंदर बोल रहे हैं कि जितने भी अल्कली मेटल है वो विगरसली, मतलब बहुत तेजी से आपके हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर आयोनिक हलाइड बनाता है। लिथियम की अगर बात की जाए तो लिथियम का जो हलाइड है वो कोवेलेंट होता है। लिथियम किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फजन रूल। क्योंकि लिथियम का भाई साइज छोटा है ना, भले लिथियम कटायन बनाएगा। मान लो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है या फिर कोई किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है, हैलोजन आपका नेगेटिव रहेगा, लिथियम आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव। और क्योंकि इसका साइज छोटा है तो साइज छोटा होने की वजह से अनायन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पोलराइज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फजन रूल बताया था। जब कटायन का साइज छोटा होता है तो अनायन से इलेक्ट्रॉन पोलराइज करेगा। पहले लिथियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब पहले लॉस किया, अब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। इसलिए लिथियम का जो हलाइड होता है वो आपका कोवेलेंट होता है, लेकिन बाकी सारे जो हलाइड्स है वो क्या रहेंगे? आयोनिक रहेंगे। उसमें और एक हलाइड है जो कि कोवेलेंट रहता, सीजियम का आयोडीन के साथ। कारण बहुत आसान है, आयोडीन का साइज भी बड़ा है, सीजियम का साइज भी बड़ा है। अब दोनों के साइज बड़े, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? दोनों के साइज बड़े बड़े हैं एकदम। अब ऐसा नहीं है ना कि कटाइन का साइज बड़ा है तो अनाइन का साइज छोटा है, ऐसा नहीं है। अब भाई दोनों के साइज बड़े हैं, अब जब दोनों के साइज बड़े रहेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट आसपास है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये आयनिक बॉन्ड ज्यादा नहीं बना पाते, इनका बॉन्ड भी थोड़ा सा पार्शियल कोवेलेंट ही होता है। इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो पॉइंट क्या कहा हमने भाई? ऊपर से नीचे हैलोजन के साथ इनकी रिएक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती है कि कम होती है, जरा बता देना मुझे। तो हैलोजन के साथ अल्कली मेटल की रिएक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती है। चलो भाई अगला वाला पॉइंट देख लो। अगला वाला पॉइंट के बारे में देखो क्या कह रहे हैं। अगला वाला नेक्स्ट पॉइंट तुमको दिया, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है या फिर दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम होती है। इस पॉइंट को अपने को एक्सप्लेन करना और बता देना है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर वाले पॉइंट के अंदर आपको क्या लगता है? बहुत आसान पॉइंट है भैया, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर भी 2 बातें एकदम रोल प्ले करेगी। आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है, आप मुझे बता देना कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कम है। ये सारी बातें आपने मुझे जल्दी से बता देनी है। आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे होंगे तो कहा है इन्होंने कि अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसमें से लिथियम सबसे ज्यादा एंड सोडियम सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके मुख्य कारण तुमको नीचे दिए हैं, बोलते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बेसिस पे मेजर किए हैं? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। वो देखो 3 रिएक्शन तुमको वहां पे दिखाई दे रहा होगा, मिला क्या वहां पे? ये बहुत वीआईपी पॉइंट है, इसको कर लो वीआईपी, क्योंकि अक्सर इस पॉइंट के ऊपर सवाल आते हैं। और किस पे सवाल आता है मैं बता रहा हूँ तुमको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूँ। देखो आपके एनसीईआरटी में वैसे तो रिएक्शन दिया हुआ है, सब्लिमेशन का रिएक्शन बताने का मुझे जरूरत नहीं। सब्लिमेशन में मेटल का डायरेक्ट कन्वर्जन किस में हो जाता है? जो सॉलिड स्टेट का मेटल है उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा रिएक्शन तुमको आयोनाइजेशन दिया है, मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं। आयोनाइजेशन के अंदर ग्रुप 1 का जो अल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आपका कटायन बनाएगा, ये आयोनाइजेशन हो गया। और तीसरा वाला ये सब्लिमेशन था, ये आयनाइजेशन हो गया। तीसरा वाला हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के अंदर मेटल आयन को, मेटल आयन ले लिया, उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके उसको एक्वस बना देते हैं। देख लो भाई आपके बुक के अंदर तीनों के तीनों रिएक्शन दिए है कि नहीं दिए हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेट है मेटल आयन गैसीय स्टेट में, अगर वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे तो उसको एक्वस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा मेटल आयन का, अल्कली मेटल का। भाई ये जो 3 पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी,
इन तीनों पॉइंट के बेसिस पे, तीनों के बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि कोई भी मेटल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर नहीं। आप देखो इसमें गलत देखो कैसे हो जाएगा। हमें क्या लगता है सर रिड्यूसिंग एजेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ऐसा जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन क्या करना, लॉस। खुद इलेक्ट्रॉन तो सर आसानी से सीजियम लॉस करेगा क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़ा है। तो आप बोलेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट किसी ने अपने को पूछा, अपन जैसे चुटकियों बता देंगे सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम रहेगा। क्यों उसने पूछा, तो हम बोलेंगे भाई उसका देख साइज बड़ा रहता, साइज बड़ा रहता इसलिए लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है इसलिए वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सीजियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। भाई रिड्यूसिंग एजेंट की जो टेंडेंसी है वो सिर्फ लॉस करने के टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है लॉस करने की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उस आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। कैसे है तो अभी समझा रहा हूं, ध्यान देके बढ़िया से देखना। लिथियम देखो भले उसका साइज छोटा है, लॉस करने की टेंडेंसी कम है, मान लिया, लेकिन भाई लिथियम जब हाइड्रेटेड हो जाता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी तो ज्यादा है। अब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उसी एनर्जी की मदद से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो सकता है। तो वही देखा जाए सीजियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों कम है सर? क्योंकि सीजियम की साइज आपकी बहुत बड़ी है एंड हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बता चुका हूं। तो भाई इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, होगा जल्दी से, और इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस होगा क्योंकि उसी एनर्जी की मदद से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है तो इसकी कम है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है तो इसकी क्या है, कम है सर। एक तो इसका ज्यादा है, एक पॉइंट उसका ज्यादा है। फिर आपका सब्लिमेशन एनर्जी आता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सॉलिड में रहता और ये आपका लिक्विड में रहता। क्योंकि ये सॉलिड में है तो सब्लिमाइन करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और ये ऑलरेडी लिक्विड में है तो सब्लिमाइन करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। अरे सर ये तो लोचा हो गया, दो बातें इसकी ज्यादा है तो एक बात इसकी कम ज्यादा है, तो फिर किस कैसा डिसाइड करेंगे? तो उनका जो नेट होता है सर, वो नेट कैसे निकालेंगे अपन? इन तीनों प्रॉपर्टीज का जो नेट प्रॉपर्टी है, नेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? भाई हम नहीं निकाल सकते, हमने बस वो याद रखना है जो बुक के अंदर अपने को दिया है। अपने को याद क्या रखना है? अपने को याद ये रखना है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी, यानी कि लॉस होने की, लॉस करने की टेंडेंसी, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होने की टेंडेंसी अल्कली मेटल में इन तीन पॉइंट पे डिसाइड होती है। पहला दूसरा आयनाइजेशन और तीसरा हाइड्रेशन। ये पहला बात हो गया। भाई दूसरी बात बता रहा हूँ, ध्यान देके सुनना। दूसरी बात क्या है? तो फिर क्या है सर, बता दीजिए ना, ट्रेंड क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड एकदम अजीबोगरीब है। ये तीनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ट्रेंड कैसा है? यहां से यहां तक तो ओके है, यहां से यहां तक तो आप भी मान लेंगे, अरे सर ये यहाँ से इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट, उससे ज्यादा आपका ये रहेगा, उससे ज्यादा ये रहेगा, और उससे ज्यादा आपका ये रहेगा। देखो आपके टेबल के अंदर भी आपको दिया हुआ होगा। और ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे डिसाइड होता है, वो हम देख चुके हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोडियम से ज्यादा पोटेंशियल सोडियम का लेस निगेटिव है, क्योंकि जो मोर निगेटिव पोटेंशियल देता है, जो मोर निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे कम निगेटिव, लेस निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम का है, उससे ज्यादा पोटेशियम का है, उससे ज्यादा रुबिडियम का है, उससे ज्यादा सीजियम का है। इन दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा पकड़ते आप देख लेना आपके बुक के अंदर कौन सी वैल्यू दी है। एक बार नए वाले अपडेटेड बुक के अंदर की वैल्यू करेक्ट वाली चेक कर लेना। और इन चारों से ज्यादा भाई आपके लिथियम का है। तो लॉजिकली हमारा सीक्वेंस ना क्या चाहिए था, होना चाहिए था सर इससे ज्यादा सोडियम का, इससे ज्यादा पोटेशियम का, इससे ज्यादा रुबिडियम का, और इससे ज्यादा सीजियम का। ऐसा हमारा रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होना चाहिए। लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम, उससे ज्यादा, मतलब लिथियम वीक रिड्यूसिंग एजेंट, उससे स्ट्रॉन्ग है, उससे स्ट्रॉन्ग है, उससे स्ट्रॉन्ग है, उससे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि साइज बढ़ती है, आयनेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ती है। ये सीक्वेंस होना चाहिए था, लेकिन सीक्वेंस इन तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिसाइड होता है। इन तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट होता है, और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे जो हमारा सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा सीजियम, सीजियम से ज्यादा फ्रांसियम, और फ्रांसियम से ज्यादा आपका लिथियम। आप एक बार चेक कर लेना इन दोनों की वैल्यू, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना इन दोनों की वैल्यूज में माइनर डिफरेंस है यार। फ्रांसियम को मना लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो तो खैर छोड़ ही दो उसको, रेडियो एक्टिव होने की वजह से बोली जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम भूल गया था मैं। ये सोडियम, पोटेशियम, और फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका सीजियम,
फिर उनसे भी ज़्यादा रिएक्टिविटी आपकी किसकी है, लिथियम की है। भाई ऐसा आपका रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है। किसके साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी बताया मैंने, ये आप देख लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आप पिछले वाली टेबल के अंदर वैल्यू देख लेना एक बार, कहीं पर भी 19-20 हो गया होगा वैल्यू तो मुझे बता देना। तो सबसे कम रिएक्टिविटी सोडियम की एंड सबके से ज़्यादा रिएक्टिविटी आपकी लिथियम की, क्योंकि लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, और जिसका सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये और सबसे वीक ये, इस बात को भी याद रखा तो भी बहुत बड़ी बात है। इसी में क्वेश्चन घूमेगा, एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं, या फिर सीक्वेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार इस सीक्वेंस को कंफर्म कर लेना उस वैल्यू को देख के। फिर उसके बाद भाई अगला पॉइंट आपको देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे बता देना अगले पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन उसके पहले इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोलते हैं अल्कली मेटल ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम सबसे ज्यादा है, सोडियम सबसे कम पावरफुल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू विच मेजर द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द रिप्रेजेंट ओवरऑल चेंज। तो इसके अंदर बोला है द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी विच अकाउंट फॉर इट्स हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। तो जो आपकी रिड्यूसिंग पावर की जो वैल्यू है वो हमारी मेनली ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैलकुलेट करने में किसका होता है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी का। आप ये वैल्यूज का देख के सीक्वेंस देख लेना एक बार चाहिए तो मैं फिर से करेक्ट सीक्वेंस चेक कर लेता हूँ, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ होगा, बुक में तो नहीं दिया, वैल्यूज देख लेता हूँ। तो सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू लिथियम की है, लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सबसे लिस्ट आपके सोडियम का है, सोडियम सबसे पीछे आ जाएगा। सोडियम से फिर ज्यादा मोर नेगेटिव पोटेशियम की है, पोटेशियम से मोर नेगेटिव आपकी रुबिडियम से लेस नेगेटिव सीजियम है। तो फिर इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लो अगर एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो, सीजियम एंड आरबी मतलब एनसीईआरटी की जो वैल्यूज है वो अगर करेक्ट है ये मान के चलेंगे तो उस हिसाब से फिर ये सीक्वेंस बन जाएगा भाई। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, याद कर लेना इसको अच्छे से। अब भाई आगे चलते हैं। अब देखो एक तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी नहीं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सिर्फ स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये सीक्वेंस है, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी में देखो ध्यान से क्या कहा है, छोटी सी लाइन में ऊपर राइट साइड के पेज में ऊपर, अगर जहाँ पे हमारा कंसेप्ट चल रहा है उसी में अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देखो उसमें पेज में क्या है, ऊपर की तरफ वो बोलते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर में बोलते हैं हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, बोलते लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड विच अकाउंट फॉर इट्स हाई नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू एंड हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, और ऐसे मालूम ही अपने को नहीं भी किया तो भी याद ही रहेगा, लेकिन वो साल भर याद रहना चाहिए ना, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। तो भाई ये हमारा सीक्वेंस है रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। अभी लास्ट पॉइंट देख लो रिएक्टिविटी का क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का पॉइंट है, एन एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। इसको तो तुम जितना इंपॉर्टेंट कर सकते कर ही लो, और पहले उस पॉइंट को पढ़ लो और बाद ही में इसको हम समझते हैं। तो पॉइंट है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ पे बता रहे कि लिक्विड अमोनिया के अंदर ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, भाई उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो मैं 2 मिनट का टाइम आपको देता हूँ, तब तक आप पढ़ लो। बोलते सारे अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व होकर डीप ब्लू सोल्यूशन देता है, जो कि आपका कंडक्टिंग इन नेचर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है उसका कारण हम डिस्कस करेंगे। बाद में बता रहे हैं कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का ये किस वजह से है, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट में से, और वो सब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, और उससे कलर इंपार्ट होता है। उसके बाद बता रहा है कि जो कि पैरामैग्नेटिक होता है, और बहुत समय के लिए अगर इसको रखा जाए ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट, तो फिर बहुत समय के लिए इसको रखा जाए तो हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट कर देता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के बाद ये फिर तब ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहता है। वो भी एक्सप्लेन किया होगा उन्होंने। बोलते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया जाए इसका, तो आपका ब्लू कलर चेंज होके ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट होता है, एंड सॉल्यूशन फिर आपका बाद में क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक नहीं रहता, तब वो बाद में बन जाता है आपका डाईमैग्नेटिक नेचर का। तो भाई ये 2 रिएक्शन छोटी छोटी है भाई, ये रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, इसका आपका कंसेप्ट आएगा। और वो कौन सा कंसेप्ट है तो ध्यान देके मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़िया से देख लो। ये देखो ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है, बैलेंस करने के लिए उन्होंने x + y ऐसे कोएफिशिएंट लिए हुए हैं, और एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है यहाँ पे MnH3 कितने टाइम है x टाइम, और इसका चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस, और साथ ही में इलेक्ट्रॉन NH3 y टाइम्स, इलेक्ट्रॉन NH3 y टाइम्स, और इसका चार्ज क्या है अगर आप देखेंगे तो माइनस है। तो देखो मुद्दे की बात क्या है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद खत्म कर देंगे। तो भाई मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ, दूसरे भी रिएक्शन लिख लेता हूँ। M प्लस आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, लिक्विड अमोनिया के साथ, और ये बनाता है MnH2, मतलब हमारा अमाइड बना रहा है, और आपका
हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये आपके एनसीईआरटी में वैसे तो रिएक्शन दिया है, लेकिन फिर भी देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। अब क्या करेंगे ना भाई, ये जो कितना कोई भी अल्कली मेटल है, ये इनमें से कोई भी किसी भी अल्कली मेटल को अगर हम अमोनिया के अंदर ऐड करेंगे, एम का मतलब मेटल होता है, अल्कली मेटल, इसको अगर मैं अमोनिया के अंदर डिजोल्व करूं तो अमोनिया के अंदर जैसे ये चला जाएगा तो मेटल है ना, तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जो लॉस हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ कंबाइन होकर एक ऐसा अमोनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अमोनेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अमोनिया ने कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे जो मेटल आयन है हमारा NH3 के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, क्योंकि मेटल ने लॉस करने की वजह से प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव, तो उस कॉम्प्लेक्स का चार्ज निगेटिव रहेगा। NH3 तो न्यूट्रल होता है, तो आपका ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स निगेटिव कॉम्प्लेक्स इस तरीके का एक कंपाउंड बनाएगा। अब पॉइंट क्या बता रहे हैं इसके अंदर, बोलते हैं कि जब भी आप अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर ऐड कर देते हो तो अल्कली मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो NH3 के साथ कंबाइन होकर अमोनेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई। ये जो आपका फ्री वाला इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री स्टेट में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर फ्री स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसलिए कहा है कि अल्कली मेटल का अमोनिया के साथ वाला जो सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टिंग होता है। क्यों कंडक्टिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है। दूसरी बात क्या करी इसके बारे में, जब अल्कली मेटल को हम अमोनिया के अंदर डिजोल्व करते हैं तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है। अब ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों आता है, इसका कारण बताता हूं भाई। इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल को जब अमोनिया के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आपका, वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है, और वो एटमॉस्फेयर की जो व्हाइट लाइट है जिसको हम विबग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसकी 400 से 700 के आसपास वेवलेंथ होती है। इतनी वेवलेंथ मतलब बहुत कम है, लेकिन इतनी सफिशिएंट है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, जो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, एटमॉस्फेयर से व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब करता है, और व्हाइट लाइट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, मतलब हायर एनर्जी शेल में चला जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा, एक कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा एक्साइट होने के लिए, और जब वो एक्साइट हो जाता है तो अनस्टेबल होता है। केमिस्ट्री का रूल है, पहले भी बता चुका हूं, केमिस्ट्री में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका व्हाइट लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, विबग्योर यानी कि एटमॉस्फेयर से जो विजिबल लाइट है वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन वहां पे स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए वो एनर्जी लॉस करके दोबारा ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में वापस आता है उस समय वो अलग वेवलेंथ इमिट करता है, एब्जॉर्ब अलग करता है, इमिट अलग करता है, इसलिए उसका इमिशन की वजह से, वो एनर्जी इमिशन की वजह से उसको एक कलर आता है, दैट कलर इज अ डीप ब्लू कलर। बाद में उन्होंने क्या कहा है कि ये चलो लिक्विड अमोनिया के अंदर हमने अल्कली मेटल को डाल दिया, तो दो बातें यहाँ पे होगी। पहली बात क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन को कलर आएगा। कलर क्यों आएगा, मैंने अभी बता दिया, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है, बाद में स्टेबल नहीं रहता, इसलिए एनर्जी लॉस कर देता है, लॉस करते समय कलर रहता है। दूसरी बात क्या बताई, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को कंडक्टिंग बना जाता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है सॉल्यूशन। तीसरी बात क्या बताई, अभी बता रहा हूं, ध्यान देके सुनना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये आपका अकेला अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने वाला सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, आपको मालूम है। और तीसरी बात देखो, इसी सॉल्यूशन को बहुत समय के लिए अगर ऐसे रख दिया, अल्कली मेटल को अमोनिया के अंदर डाल दिया, ये बन जाएगा, फिर तो थोड़े समय के लिए ऐसे लग दिया, फिर थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, तो ये फ्री स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है ना अपना, वो दोबारा इस मेटल आयन के साथ कंबाइन होगा। ये फ्री स्टेट का इलेक्ट्रॉन दोबारा मेटल आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका M बनाएगा, और वो M NH3 में से NH2 के साथ कंबाइन होकर MnH2 बनाएगा, और NMH2 मतलब अमाइड होता है आपका, क्या होता है, अमाइड होता है। फिर यहाँ एक H बच गया, वो H H2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, और ऐसा होने से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। सर कलर क्यों चेंज होगा, अरे जो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री स्टेट में था वो एक्साइट वगैरह होता था, हायर एनर्जी शेल में चला जाता था, अलग प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब करता था, अब बाद में क्या हो गया, इसने अमाइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दिए, एनर्जी का चेंज आ गया, इस वजह से आपका कलर भी चेंज होगा, और सॉल्यूशन आपका अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेते तो भी कलर चेंज होता है। इस पॉइंट को उन्होंने देखो कहा हुआ होगा, वहां पे बोलते कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लेंगे, लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर हम इसको लेंगे, तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है आपका वो ब्रॉन्ज कलर में जाता है, और ब्लू कलर का सॉल्यूशन ब्रॉन्ज में तो टर्न हो जाएगा। साथ ही में पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो इसने दोबारा गेन कर लिया, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, वो पेयर अप हो जाएगा। क्यों पेयर अप होगा, आप बोलेंगे सर अल्कली मेटल के अंदर तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो तो अनपेयर रहेगा ना, पेयर कैसे होगा।
अरे भाई वो जो अनपेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा ये गेन कर रहा है, मतलब अनपेयर ही रहेगा इसके पास, लेकिन ये NH3 के NH2 के साथ जब कंबाइन होगा तो वो अनपेयर वाला इलेक्ट्रॉन NH3 के NH2 के साथ शेयर करके वो पेयर अप हो जाएगा और MnH2 बनेगा, तब वो अनपेयर नहीं रहेगा। इसलिए सॉल्यूशन आपका पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जितना इंपॉर्टेंट कर सकते कर लो। ये यार केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट वीआईपी आप कर सकते हैं इसको कर लो। आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।